Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo. Student NMD CAT Organic Chemistry or Unit 13 according to PMC. This unit is about the fundamental principle of organic chemistry. This one is our second lecture of this unit. In this lecture we are going to study the classification of organic compound. Students, we will classify organic compounds on two bases. The first one is based on the structure and the second one based on functional group FG. स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर ये आपके साथ डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप. अगर हम सीधा सी बातें करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करें तो मेरे पास इसकी ये दो टाइप्स बनती है, मेजर टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक कंपाउंड जिसे आप ओपन चेन या एलिफेटिक भी कहते हैं. द सेकंड वन इज साइक्लिक जिसे आप रिंग चेन या क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं. ये जो आपके पास एसाइक्लिक है, ओपन चेन है, इसको आगे फिर मैं दो तरह से क्लासिफाई करूंगा. एक बेस्ड ऑन देयर सैचुरेशन के बेस पे फिर हमारे पास दो हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ चेन. और इसमें हम स्टेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड का तज़किरा करेंगे. दूसरी तरफ अगर मैं साइक्लिक या जैसे मैं रिंग कंपाउंड्स कहता हूं उनको कैटेगोरिकली क्लासिफाई करूं तो उसकी दो टाइप्स बनती हैं. एक आपके पास ये आ गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपके पास आ गया हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे, ये फिर आगे दो किस्म. एक इनकी टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक. और फिर मैं कहूंगा कि ये एरोमेटिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. इसी तरह जो हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनको भी हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. एक हमारे पास ये आ जाएंगे एलिसाइक्लिक हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ये जो एक स्केच मैंने बनाया ये आपके ज़हन में बैठना चाहिए और मैं आपको इसके चीज़ा ये जो जितने भी हिस्से हैं इनको एंटिटेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने जा रहा हूं. एक मेरी बात को याद रखना है, आपने इस लेक्चर को अभी यहीं पे पॉज कर दें. आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, मैंने आपसे कहा था कि आपने वॉक सीरीज की केमिस्ट्री सेकंड ईयर की ये बुक आपके पास होनी चाहिए. इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है वहां जाके जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये 2 पेजेस है, आपने इनको रीड आउट करना है. और बिल्कुल इसी तरह आपने फेडरल जो बोर्ड है उसकी जो केमिस्ट्री की ये बुक है आपने इसमें जो इसका चैप्टर ये थर्ड इसका चैप्टर बन रहा होता है, आपने इस चैप्टर में भी जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर है इसको एक दफा रीड आउट करना है. और अगर आप डिफरेंट प्रोविंसेस सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं और केपी के में हैं तो आपको अपने जो मुतलका बोर्ड है, जो मुतलका जो प्रोविंस है उसकी जो भी टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको आपने रीड आउट करना. एक आपका मेरे साथ कोऑपरेशन चाहिए मुझे, और वो ये है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ये मेरी बात तमाम दोस्तों तक जिनके आप खैर खां हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी एनएमडी कैट मुझसे सीखे, आपने उनको ये लिंक देना है, उनसे सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने लाइक करना है. आपके कमेंट्स जो है ना ये हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, बहुत फ्रूटफुल है. तो आइए हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, लेक्चर का आगाज करने से पहले ना मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो एंटिटेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटिटेस जो है ना इसका लेक्चर लेते वक्त हर वो सेंटेंस, हर वो वर्ड, हर वो डेटा, हर वो ग्राफ जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं या मैं ये जो बोलूं दैट मस्ट बी इन योर राइट अप. आपने अपने नोट्स डिवेलप करने हैं, एंटिटेस के, एनएमडी कैट के नोट्स आपने डिवेलप करने हैं और आपने इस लेक्चर की एक एक चीज जो मैं बार दफा बोल देता हूं, ज्यादातर चीजें मैं लिखूंगा, वो आपके राइटअप में आनी चाहिए. इसी तरह अगर आपने पीटीबी की बुक पढ़ी है, फेडरल की बुक पढ़ी है, उससे भी वो बातें
वो बातें जो आपके लिए न्यू हैं वो आपके पास, अब ये जो आप नोट्स डेवलप अपने करेंगे ना, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स अपना बनाएंगे, यही आपकी एंटी टेस्ट में कामयाबी की गारंटी है, जमानत है। हम आगाज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करूंगा इस लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर ये मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहा हूं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। Based on structure, organic compounds are of two types. Acyclic compounds. मैंने ओपन चेन कहता हूं, ओपन चेन। मैंने एलिफेटिक कहता हूं, एलिफेटिक। तो acyclic compounds and second one is साइक्लिक। बेटा जी हम इसे साइक्लिक भी कहते हैं, हम इसे रिंग और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, कंपाउंड्स। ये बुनियादी बात है। अब आपके पास ये जो ए साइक्लिक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ड के शुरू में ए आए, एन आए, इन आए, इट मींस नॉट। तो ए साइक्लिक जो साइकिल की सूरत में नहीं एग्जिस्ट करते, जो ओपन चेन है, हम इनको ना फर्दर दो वे से क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन, पहला जो वे है वो है बेस्ड ऑन सैचुरेशन। मैं से पहले बेस्ड ऑन सैचुरेशन की बेस पे मैं इनको क्लासिफाई करता हूं। अगर आप इसको सैचुरेशन की बेस पे क्लासिफाई करें ना, तो एक आपके पास आ गए सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड, मैं ना ये जनरल बातें कर रहा हूं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम कहेंगे कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मसलन मेरे पास है CH3 इथेन, दिस वन इज एन अल्केन, और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल इसी तरह आप लेने CH3 CH OH एंड CH3, दिस वन इज आल्सो, दिस इज 2 प्रोपानोल, दिस वन इज एन अल्कोहल। इसमें भी तमाम कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दिस वन इज द सैचुरेटेड। कुछ बातें मैं आपको ना एक सेंटेंस मेरा याद रखना है। यह सेंटेंस क्लासिफिकेशन से मुतल्लिक तो नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट की जान है। बात याद क्या रखनी है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो हम कहेंगे व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन, व्हेन देयर इज सैचुरेशन when there is saturation there is substitution। जो सैचुरेटेड कंपाउंड है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये फिर आगे कई किस्म की होती है। आपके बुक में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो आप जाके नेक्स्ट में अल्केन में पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस तरह आप बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, इस तरह आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन आप यहां तक महदूद रखें। दूसरा जो मेरे पास आएगा नंबर 2 पे सैचुरेशन के बाद, अब मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करता हूं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम यहां पे क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप जानते हैं ना कि डबल बॉन्ड आता है तो हम इसे अल्कीन की तरफ इशारा होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अल्काइन की तरफ इशारा होता है। तो अल्कीन और अल्काइन को हम अनसैचुरेटेड में, और भी कई टाइप्स हैं और भी कई तरह के कंपाउंड्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कार्बन देखेंगे तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड। और एक सेंटेंस जो मैंने इधर भी लिखा, मैं वो यहां भी आपको याद करवाना चाहूंगा। स्टूडेंट, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस।
हम क्या कहेंगे? व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन। तो जहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहां पे एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन आगे कई किस्म के हैं, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत तरह के एडिशन रिएक्शंस हैं। बहरहाल आपने इस बात को ध्यान रखना। ये जो था, ये मेरे पास था, आप सैचुरेशन की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और हमारे पास है, मैं यहां पे कहूंगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन चेन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर की वजह से दो तरह के, स्टेट चेन, ब्रांच चेन। तो हमारे पास पहले क्या आ गया, मैं नंबर 1 पे कह देता हूं, मैं कहता हूं जी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, एंड देन वी हैव द ब्रांच चेन कंपाउंड, एंड नंबर 2 पे वी हैव branched chain compounds, ब्रांच चेन कंपाउंड। दोनों में ना डिफरेंस समझना है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी कार्बन, ये कार्बन चेन को देखना, कार्बन चेन को ये यूं ले लो, ये स्ट्रेट चेन है। अगर मैं CH3 CH2 CH2 CH3 तो N ब्यूटेन बन गया। अच्छा, इसमें जो बात ध्यान में रखनी वो क्या है कि कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। अब इसमें देखेंगे ये कार्बन, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो मैंने क्या कहा कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। और दूसरी बात, अगर आप ब्रांच चेन में आ जाए, ये मेरे पास ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन है ये। अब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि कार्बन मैक्सिमम 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम, या अब आप इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक के साथ अटैच है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये एट ए टाइम 1 2 3 4 के साथ, इसको देखोगे ये 3 के साथ अटैच है। तो अगर कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और अगर कार्बन 2 की बजाय 3 या 4 से अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन। अब एक बार ज़हन में रखनी है, बाज़ दफा स्टूडेंट कहते हैं जी कि ये देखें, ये हम बना रहे हैं, क्या ये भी स्ट्रेट चेन है? ये तो यूं ऊपर नीचे आ रहा है। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड। हमें इससे गर्ज नहीं है कि ये ऊपर नीचे आ रहा है, हमने तो ये देखना है कि इस चेन में क्या कोई कार्बन 2 से ज्यादा कार्बन के साथ तो अटैच नहीं है। अगर नहीं है तो दिस वन इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये मेरे पास था एलिफेटिक। एक बार ज़हन में रखनी, जब भी लफ्ज एलिफेटिक आता है ना, एलिफेटिक, तो ये इशारा ना एलिफेटिक का, ये इशारा अल्कीन्स और अल्काइंस की तरफ हो जाता है। जब भी एलिफेटिक का लफ्ज आता है तो अल्कीन, अल्काइंस, उनको हम इस कैटेगरी में ला रहे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है साइक्लिक, या जैसे हम रिंग या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट, ये आगे 2 हिस्सों में हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक हमारे पास आ गया होमोसाइक्लिक, द फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड द सेकंड वन इज, मैं ये लफ्ज बोलता हूं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो कह लो, लेकिन मैं तो हीट्रो ही बोलूंगा, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एंटीटेस्ट की यह भी बुनियादी बात है कि आपको हर एक लफ्ज के मानी आने चाहिए। होमोसाइक्लिक, होमो मीन, ये होमो का लफ्ज, होमो मीन सेम, एक जैसे, और इधर हेट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ। मतलब यह है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड में साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर, चेन के अंदर तमाम एटम्स एक जैसे हैं और तमाम एटम्स कार्बन के हैं। तो ऑल एटम्स इन द रिंग
अलाइक, एक जैसे, और मैं कहूंगा सारे के सारे जो है वो कार्बन एटम्स हैं। रिंग में अंदर सारे कार्बन एटम्स की वजह से ना हम होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक बिकॉज ऑल द एटम इन द रिंग आर ऑफ अलाइक, आर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें हम क्या कहेंगे? रिंग या चेन कंसिस्ट ऑफ एटम्स other than carbon atoms also। रिंग में कार्बन के अलावा भी और एलिमेंट के एटम मौजूद हैं, और वो जो और एलिमेंट के एटम है ना, उनमें आपके पास है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। इनके रिंग में कार्बन के अलावा इन एलिमेंट के एटम भी मौजूद होते हैं। अगर रिंग में इनके भी हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें रिंग मुख्तलिफ किस्म के एटम्स रखता है, और वो अब ना होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, इसको हम फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। मेन एक को हम कहते हैं नंबर वन हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये मेरे पास दो किस्म के आ गए, यानी होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक लफ्ज़ आप जरूर लाना है, और होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। पहले होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक विच रिजेंबल्स द एली और एली फ्रॉम द एलिफैटिक, यानी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफैटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। और ये आपके पास एलिफैटिक है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ये आपके पास एलिफैटिक है, CH3 CH2 CH3, दिस इज CH3, दिस इज प्रोपेन, ये प्रोपेन है। मैं क्या कहता हूं, ये एंड वाले कार्बन आपस में जोड़ दो। उनको जोड़ने के लिए ये तीन हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा, अगर आप इसको निकालोगे ये बन जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन निकाला ना, CH2 एंड CH2। अब ये रिंग की फॉर्म में आ गया। वो पहले क्या था? प्रोपेन। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। बिल्कुल इसी तरह आप 4 कार्बन वाला ले लो, CH2 CH3, नाउ दिस इज N-ब्यूटेन। आप ये एंड वाले कार्बन ये आपस में कनेक्ट कर दो, ये जो CH3 ये CH2, आपके पास ये बन जाएगा CH2 एंड CH2। ये था ब्यूटेन। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल इसी तरह अब आप आगे बढ़ो ना, खुद भी सोचो। अगर मैं 5 कार्बन वाला और उनको मिला दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये अब मैं ऐसे लिखूंगा। 6 कार्बन वाला, उसको मैं हेक्सेन, उससे मेरे पास ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। तो ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब इन सब को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो साइक्लो तो कॉमन आ गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अल्केन के टर्म पे। तो मैं इनसे क्या कहूंगा? दीज आर कॉल्ड साइक्लो अल्केन्स। इसका मतलब है एलिसाइक्लिक, ये आगे फिर ये साइक्लो अल्केन हुआ। ये किससे रिजेंबल करता है? ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करता है, उनसे आप इनका ना फार्मूला लें। इसका अगर आप फार्मूला लेंगे 1 2 3 कार्बन, 2 4 6 H6, इसका C4H8, इसका C5H10, इसका C6H12। अगर आप इसका जनरलाइज करेंगे ना, तो आपके पास फार्मूला बनता है CnH2n। यहां पे ना एंटीटेस्ट जाग गया, एंटीटेस्ट आ गया। और एंटीटेस्ट क्या है कि साइक्लोअल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है।
एंटिट्रस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि यही जनरल फार्मूला ये अल्कीन का भी है, अल्कीन का भी। कौन सा अल्कीन? मोनोइन, जिनमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो वी कैन से कि साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स, इनका जनरल फार्मूला सेम है और इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट आपने एक और चीज करी, और वो क्या है? साइक्लो ये अल्केन था, अब साइक्लो अल्कीन्स पे चले जाओ। क्या मतलब साइक्लो अल्कीन? अब आप ना यहां किसी भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ले आओ, यहां डबल बॉन्ड ले आओ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये इस तरह मैं शो करूंगा, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, किसी भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज साइक्लोब्यूटीन। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास ये व्हाट इज दिस इज साइक्लोपेंटेन। किसी भी दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पुट कर दो, ये लगा दिया। अब ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, नाउ दिस इज साइक्लोपेंटीन। बिल्कुल इसी तरह अगर ये आप लेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड लगा दो साइक्लोहेक्सीन, और अगर एक और डबल बॉन्ड लगा दो साइक्लोहेक्साडाइन, लेकिन मैं साइक्लोहेक्सीन तक ही रहता हूं, साइक्लोहेक्सीन। तो बेटा जी ये जो आपके पास है ना, ये है साइक्लोअल्केन्स। ये जो आपके पास आ गए जहां पे कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन डेवलप हो गई, दीज आर साइक्लोअल्कीन। अब इनका फार्मूला, इनका अगर आप फार्मूला लेंगे ना, तो इनका फार्मूला जो आ रहा है ना, वो है CnH2n -2। अब आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये जो मैं जनरल फार्मूला साइक्लोअल्कीन का लिख रहा हूं, यही फार्मूला किसका है? अल्काइन का है। तो इसका मतलब है कि जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस और साइक्लोअल्कीन दोनों का जनरल फार्मूला सेम। एक और भी बार नोट करना, ये जो मैंने ये जो साइक्लोअल्केन है, ये 3 कार्बन रिंग से शुरू हुए साइक्लोप्रोपेन से, लेकिन जब आपने साइक्लोअल्कीन की बात की ना, तो ये 3 कार्बन से शुरू नहीं हुए, ये 4 कार्बन से शुरू हो रहा है। इस तरह साइक्लोअल्कीन, और आपके ज़हन में आ रहा होगा साइक्लोअल्काइन भी, बिल्कुल है। और साइक्लोअल्काइन में कार्बन कार्बन डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो कहां से शुरू होगा? क्या वो 3 कार्बन वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6, 7 से शुरू होगा। तो साइक्लोअल्काइन ये 7 कार्बन के रिंग से शुरू होगा, जिसमें 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि कम से कम रिंग में 7 कार्बन होने चाहिए, उससे कम नहीं। क्यों? वो जो कार्बन है ना, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता है, वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, और आपको पता है sp का जो एंगल है 180 का होता है। तो साफ जरा रिंग तो मूव कर रहा है, रिंग तो यूं है, 180 के लिए चाहिए कि थोड़ा सा स्टेट रहे, और स्टेट रहने के लिए डेफिनेटली कार्बन एटम की तादाद कदरे से ज्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट ये जो मैंने आपको समझाया ना, दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब आ जाए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, एक को हम कहते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। 2 तरह के। पहले मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा कि आपके पास है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, नाम से जाहिर है कि जब बेंजीनॉइड का मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि इनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग रखते हैं। तो मेरे पास ये, मैं पहला मेंबर तो बेंजीन को लूंगा ना, ये बेंजीन आ गया, मैं इसके ऊपर ना मैथल ग्रुप ले लेता हूं, ये टोल्यूइन आ गया, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। मैं इसके ऊपर NH2 ले लेता हूं, दिस इज एनालीन। अमाइनो बेंजीन कह लो, एनालीन कह लो। अच्छा, मैं ना दो मैथल ग्रुप ले आता हूं एक इस पोजीशन पर। आप जानते हैं ना, दिस इज आर्थोजाइलिन। अगर मैं इसको यहां पे मेटाजाइलिन, इसको मैं यहां पे ले आऊं पैराजाइलिन। आप ना इसके ऊपर ये वाला ग्रुप ले आए, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब ये सारे के सारे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, आप ना 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज करवा दो, दिस वन इज नेफ्थालीन, ये नेफ्थालीन है।
आप ना दो फ्यूज ना करवाओ, आप इनको आइसोलेट रखो। मैं कितनी एग्जांपल दूं, ये तो हजारों की तादाद में। हम इन सब को कहते हैं दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड, बट ड्यू टू हैविंग द व्हाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होना, चार बातें अगर वो कंपाउंड पूरी करता है तो वो एरोमेटिक है। चार बातें। पहली बात, वो हक्कल रूल को फॉलो करे। दूसरी बात, वो साइक्लिक हो। तीसरी बात, वो प्लेनर हो। चौथी बात, रिंग के अंदर जितने भी एटम हो सब में पाई ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन हो रही हो। अगर कोई कंपाउंड ये चार खूबियां रखता है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक रखता है, हम उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, उसे हम कहते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है ना, दिस इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये दो एग्जांपल है आपके पास। ये एजोलीन है, प्रोपुलेन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो फिर हम इसे एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? हमारे दिमाग में जो बात फंसी हुई है ना, वो ये है कि बेंजीन होगी तो वो एरोमेटिक होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इस कंपाउंड को चार खूबियां पूरी करनी चाहिए। ये हक्कर रूल को, बेसिक बात है, हक्कर रूल को फॉलो कर। आज हम हक्कर रूल को भी देखेंगे। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन चूंकि ये बेंजीन रिंग नहीं रखते, हम इन्हें कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। आपको इनके नाम आने चाहिए। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो सारे का सारा हमने पढ़ा ना, ये था होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको हमने कार्बोसाइक्लिक भी कहा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आइए हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी वो कंपाउंड्स जिनमें साइकिल के अंदर, रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट मौजूद है। मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को दो हिस्सों में फर्दर क्लासिफाई करता हूं। दो हिस्सों में। एक को मैं कहूंगा नंबर वन एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये ना मैं सिर्फ आपका ना विजन ब्रॉड करने के लिए ये लिख रहा हूं। ये सिर्फ विजन ब्रॉड करने के लिए कि आपके पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डाटा आपके जेहन में हो। इसको याद करना एंटी टेस्ट के लिए कोई इतना खास जरूरी नहीं, सिर्फ आपका विजन ब्रॉड करने के लिए। एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें मैं ना कुछ एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। स्टूडेंट, मैं यहां पे ना ये 3 मेंबर्ड रिंग है। ये 3 मेंबर्ड रिंग, इस रिंग में 3 मेंबर है। एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन, इसे कहते हैं 3 मेंबर रिंग। सिमिलरली मैं ना ये 4 मेंबर रिंग बनाता हूं। यहां ऑक्सीजन ले लेता हूं और ये ऑक्सीजन 1 2 3 ये कार्बन आ गए, तो ये मैं 5 मेंबर रिंग ले लेता हूं। 5 मेंबर रिंग, इसमें ये ऑक्सीजन आ गई। मैं ना 6 मेंबर रिंग ले लेता हूं। ये मेरे पास 6 मेंबर रिंग है। ये इसमें 5 जो है वो कार्बन एटम है और छठा जो है वो ऑक्सीजन। मैंने ये आपके सामने ये कंपाउंड से लिखे। इन कंपाउंड्स को हम ना साइक्लिक ईथर बोलते हैं। साइक्लिक ईथर, हम इन्हें ना एपोक्साइड्स भी कहते हैं। हम इन्हें साइक्लिक ईथर, एक अच्छा लफ्ज है। अब ना ये अगर आप कंपाउंड देखेंगे ना तो इनके नाम, ये ऑक्सीरेन है, ये ऑक्सीटेन है, ये ऑक्सोलेन है, ये ऑक्सेन है। ये मैंने इनके नाम, ये ना इंपॉर्टेंट भी है। ये इसे हम ना THF भी कहते हैं। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF भी, इसको याद रखना हमने। THF, ये कंपाउंड अगर आप देखेंगे ना, इन कंपाउंड में रिंग के अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन मौजूद है। ये तो मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दी ना। ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन के बजाय सल्फर भी आ सकता है, और रिंग में सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। इन तमाम कंपाउंड्स को हम कहते हैं दीज आर एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये साइक्लिक ईथर कहलाते हैं, ये एपोक्साइड कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो हैं नंबर 2 पे
एरोमेटिक heterocyclic compound, heterocyclic compounds, aromatic heterocyclic compounds. इस एरोमेटिक heterocyclic compounds में मेरे पास सबसे पहले जो आता है ना वो ये है, ये वाला कंपाउंड। बताओगे इसका नाम क्या है? दिस वन इज कॉल्ड, अगर मैं डबल सिंगल डबल, दिस वन इज कॉल्ड PYRIDIN, पिरिडीन। अच्छा मैं एक और लेता हूं, ये मेरे पास, मैं यहां पे ऑक्सीजन ले लेता हूं, डबल सिंगल डबल, या ऑक्सीजन को लोन पर शो करने, दिस इज कॉल्ड FURAN, फ्यूरन। मैं ना ऑक्सीजन की जगह पे, बेटा जी मैं ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर ले लेता हूं, ये शो करने, दिस इज कॉल्ड थायोफीन। मैं ना ऑक्सीजन और सल्फर के बजाय मैं यहां पे नाइट्रोजन ले लेता हूं, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का, और ये दिस इज कॉल्ड PYRROLE, पायरोल। बिल्कुल इसी तरह मैं ये बेंजीन लेता हूं, ये बेंजीन, मैं इसके साथ ना पिरिडीन को फ्यूज करवा देता हूं, ये पिरिडीन, ये डबल सिंगल ये, और इस तरह आपके पास, जानते हैं इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड QUINO, क्विनोलिन। वो लिंडलर कैटलिस्ट उसमें आप पढ़ रहे होते हैं, क्विनोल। और भी कई बार मैंने तो चंद एक एग्जांपल लिखी। अगर आप इन कंपाउंड को देखेंगे ना, पहली बात, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक। व्हाई? क्योंकि रिंग के अंदर, चेन के अंदर, साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा भी डिफरेंट एटम है। ये जो डिफरेंट एटम्स है ना, जैसे इधर आप देखोगे नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इन एटम्स को हम कहते हैं हीट्रो एटम। क्या है? हीट्रो एटम, हीट्रो एटम। पिरिडीन में हीट्रो एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। फ्यूरन में हीट्रो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। थायोफिन में हीट्रो एटम सल्फर। पायरोल में हीट्रो एटम नाइट्रोजन। इसमें हीट्रो एटम नाइट्रोजन। हीट्रो एटम, आपको इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको इनके नाम आने चाहिए, आपको इनमें जो मौजूद है ना हीट्रो एटम, उसका पता होना चाहिए, और सबसे अहम बात, आपको इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। स्टूडेंट, मैं पिरिडीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, C5, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, H5, और ये क्या आ गया? N। दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ पिरिडीन। कार्बन 1 2 3 4, C4, हर के साथ एक एक हाइड्रोजन, H4, और साथ क्या आ गया? O। बिल्कुल इसी तरह यहां पे आपने O लिखा है, वहां पे S लिख दो, तो थायोफीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस पे आ जाओ, C4 H5, क्यों 5G? 4 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये 5 हो गए, और साथ क्या आ गया? नाइट्रोजन। आपको ना ये मैं ये भी लिखता हूं, C4 H4S। ये जो मैंने लिखे, ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट, वो क्या? ये जो मैंने कंपाउंड लिखे है ना, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। पिरिडीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, फ्यूरन, थायोफिन, पायरोल, these are aromatic compounds, aromatic compounds, ये aromatic है, all these are aromatic compounds। मैंने भी आपसे क्या कहा? मैंने कहा जी किसी कंपाउंड का एरोमेटिक होना, क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? अगर वो कंपाउंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है तो वो एरोमेटिक है। नंबर वन, क्या वो हक्कल रूल को, HUCKEL, हक्कल रूल, क्या वो हक्कल रूल को ओबे करता है? नंबर 2, क्या वो साइक्लिक है? क्या वो प्लेनर है? प्लेनर। और लास्ट बात मैंने कही कि क्या रिंग के अंदर जो एटम हैं, क्या वो p ऑर्बिटल, डीलोकलाइज p ऑर्बिटल रखते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल्स इन रिंग, और ये p ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ये 4 प्रॉपर्टीज रखता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। मैं जरा ना हक्कल रूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हक्कल रूल क्या है। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट, हक्कल रूल जो है, मेरे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हक्कल रूल। हक्कल रूल जितना पढ़ाया जाए वो आपके लिए ना, आपने उसको समझना है। आई थिंक वो काफी होगा आपके PM
ये जो पीएमसी का जो एनएमडी कैट उसके लिए काफी है। हक्कल रूल होता है 4n + 2 दैट इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। बड़े बड़े गौर से, कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं। मैं ऐसी बात पढ़ाता ही नहीं हूं जो आपको समझा ना सकूं, तो बिल्कुल बड़े सुकून के साथ। हक्कल रूल क्या है? 4n + 2 दैट इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको सॉल्व करें। अगर n की वैल्यू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, इसको मैं जो लिखा है ना, इसे मैं कहता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में आए तो समझिएगा कि वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल हक्कल रूल को फॉलो करता है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मेरे पास एग्जांपल में ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव। नाम सुनना, साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो प्रोपीनाइल कैटाइन, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटाइन। मेरे पास एक और कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, ये मेरे पास, यहां भी मैं ये लगा देता हूं, यहां भी साइक्लो ब्यूटाडाइईन। मेरे पास एक और कंपाउंड है, ये मैं इसे डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, साइक्लो हेक्साडाइईन। मैं ना बेंजीन को ले लेता हूं, ये बेंजीन है। बेंजीन को थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं ताकि मैं यहां कैलकुलेशन भी कर सकूं। ये मेरे पास बेंजीन है। बेटा जी बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास पिरिडीन है, ये एन में ले लेता हूं, डब्ल्यू। ये मेरे पास फ्यूरन है, फ्यूरन ओ ले लूं। ये मेरे पास थायोफीन है, मैं यहां एस ले लेता हूं, ये। अच्छा, इसी तरह मेरे पास और भी कंपाउंड्स है। मतलब मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरह, ये और इस तरह, ये मेरे पास है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। साइकिल आ गया। ऑक्टा, ये 8 कार्बन वाला रिंग है, ऑक्टा। टेट्राईन, 4 डबल बॉन्ड है, साइकिल। और भी बहुत सारे कंपाउंड। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें से कौन सा हक्कल रूल को फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता। और फिर एंड पे हम एक शॉर्टकट ले लेंगे। देखो, हक्कल रूल के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए 4n + 2 दैट इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हक्कल रूल है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं, 2, तो ये आ गया जी 4n + 2 दैट इज इक्वल टू 2। पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अब ना 2 को दूसरी तरफ ले जाए, ये 2 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 - 2 0 हो गया, तो 4n दैट इज इक्वल टू 0। और n लेना है ना, तो 4 उधर जाके तो क्या आंसर आ गया? n की वैल्यू क्या आ गई? साइक्लोप्रोपीनाइल कैटाइन, इसके लिए n की वैल्यू आ गई 0। और अगर n की वैल्यू 0 आती है तो इट मींस इट फॉलोज द हक्कल रूल। और जो हक्कल रूल को फॉलो करता है दैट इज एरोमेटिक। अब अगली बात इस पे, साइक्लोब्यूटाडाइन। स्टूडेंट यही फार्मूला, 4n + 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए? 4। अब ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 4n, 4 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। तो n दैट इज इक्वल टू, अब आप इसको देख लो तो आपके पास ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 2, ये आ गया आंसर 0.5। यानी इस केस में आपके पास आंसर क्या आ गया? और 0.5 तो यहां है ही कोई नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब है साइक्लोब्यूटाडाइन जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। सो दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 हैं, तो भाई यही फार्मूला इधर भी लगेगा ना, यही कर 4 आ गया ना, तो आपके पास इस केस में भी आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। इसका मतलब है कि ये भी हक्कल रूल को ओबे नहीं करता। साइक्लोहेक्साडाइन भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। अब इस पे आ जाओ, ये बेंजीन है, बेंजीन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n दैट इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ ले जाओ तो 6
6 minus 2 that is equal to 4 और n that is equal to 4/4 and that is equal to 1। इसका मतलब है इस केस में n की वैल्यू 1 और 1 है। बेंजीन के केस में n की वैल्यू 1 आती है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। इट मीन बेंजीन फॉलो द हक्कर रूल, सो दिस वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब इस पे आ जाओ। अब इसमें भी सेम है, कितने 4n + 2 दैट इज इक्वल टू 2 4 6 देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी सॉल्व कर 6 थे ना, सेम ही कैलकुलेशन होगी और इसमें भी n की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब है ये भी बेंजीन की तरह। अब इसमें देखो, ये देखो 2 4। अब स्टूडेंट समझता है कि शायद फ्यूरन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर भी है ना, और ये जो 2 लोन पेयर हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर की फॉर्म है, ये भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, हम इनको शामिल करेंगे तो फ्यूरन में 4 नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक ऑफ पिरिडीन एंड बेंजीन। लिहाजा इसमें भी n की वैल्यू क्या आएगी, सेम इस केस में। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब इस आ जाओ, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 8, तो 4n + 2 दैट इज इक्वल टू 8। आप इसको सॉल्व करें, n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आएगी, होल नंबर में नहीं आएगी। इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बातों को समराइज करो, आसान सा है। अगर आपके पास मैं सारी बातें, अब एंटी टेस्ट हो गया ना, कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो 6 हो 10 हो 14 हो 18 हो 22 हो, वो उसमें n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर में आएगी और वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। मैंने ना यहां कोई मोजसा नहीं है। ये देखो, ये 2 है ना, 2 में 4 ऐड करो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करो 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करो 14, 14 में 4 ऐड करो, उसमें 4 ऐड करो। तो मैंने ना सिर्फ 2 को ज़हन में रखा, बाकी में 4 ऐड करता गया, तो मुझे पता चला कि अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड में होंगे तो उस पर आप हक्कर रूल अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी तो फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, वो हक्कर रूल को फॉलो करेगा। लेकिन सिर्फ हक्कर रूल को फॉलो करना एरोमेटिसिटी की निशानी नहीं है, बाकी 3 बातें भी उसको समझनी होगी। माय डियर स्टूडेंट, आज ये हमने ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, इसको हमने डिस्कस किया। मैंने कोशिश की है कि जितनी चीजें भी आपके लेवल तक, पीएमसी का जो है एमडी का लेवल है, जितनी चीजें भी चाहिए वो मैंने आप तक कन्वे की। इन बातों को रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है कंपैरिजन के साथ। मैं भी कोशिश कर रहा होता, मैं कंपैरिजन के साथ आपको बातें याद करवाऊं। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।